नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी डेलो पर, निफ्टी बैंक डेलो पर, निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे आएगा। वो करीब 43,380 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ, ये भी लगभग आप समझ लीजिएगा कि इस वक्त दिन के लोवेस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज एक बार फिर से पेन और सुबह एक स्विंग आया था केमिकल स्टॉक्स में, एफएमसीजी स्टॉक्स में। जो अच्छा था उसको हमने प्ले भी किया, बट मोर और लेस टेक्सचर इन इंडिसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक में वही सेम रहा, कोई बदलाव नहीं। और आपके स्क्रीन पे पर निफ्टी लेके आइए, इट्स 23547। हमारी आज ओपनिंग की ट्रैजेक्टरी थी 23,680 के आसपास की, स्लिप हुए फर्स्ट ट्रांच में 23,600 तक, फिर दोबारा स्लिप हुए और 23,548। हालांकि अभी तक हम करीब 50 अंकों के फ्रैक्शन से के लगभग 50 अंकों से कल के लो को मेंटेन कर रहे हैं, उसके नज़दीक नहीं गए। जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा और ये ज़्यादा ट्रबल में, ज़्यादा दिक्कत में नज़र आ रहा है। करीब 49,380 पे इसने कल के लो को भी वायलेट कर दिया, यानी कल का लो जो करीब 1.30 पे लगा था 49,360 का, उसको लो को वायलेट करके करीब 49,272 का लो लगा के आया। देखिए सुबह अप्रोच क्या थी, जिस प्रकार की एफआईएस की शॉर्टिंग है इंडेक्स में, 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट कैश में, उसके बावजूद लगभग 3,500 करोड़ की सेलिंग करना, आई थिंक मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसी भी समय बाय कीजिए ना। कंप्लीटली अप्रोच यही थी, सेल। और देखिए आज का लेवल था 781। जब तक इस ट्रैजेक्टरी के नीचे हैं, लॉन्ग के बारे में सोचिएगा भी मत। प्रेशर आएगा एट वट एवर प्राइस, सेल, और पुल बैक मिले बिलो 790, सेल। हम डेलो पे हैं। अब जरा प्लीज़ लेवल्स लेके आइएगा, प्लीज़ स्क्रीन पे। पहले मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइए, जो सप्लाई जोन्स थे, रेजिस्टेंस के जोन 783,831, यानी कॉल राइटर्स का जोन, यानी 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो कभी कटा ही नहीं और हम सिंक होते चले गए। किसी भी अपसाइड में स्ट्रेंथ के लिए आपको 831 एटलीस्ट 10 डे को पार करना पड़ेगा। वो तो केस है ही नहीं खैर अभी। नाउ लेट्स चेक बेस। हमने 23,595, 536 इस दोनों ट्रैजेक्टरी को मोर और लेस अभी तक होल्ड करके रखा है, यानी 596। हम ट्रेड कर रहे हैं करीब 549 पे। और देखिए अगर 536 भी ड्यूरिंग द डे वायलेट हुआ ना, तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपको एक डाउन स्विंग टुवर्ड्स 43,444 मिले। दैट इज एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट हमारे पास एक दो पॉकेट्स ऐसी हैं जो आज थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। फॉर इंस्टेंस निफ्टी एफएमसीजी में स्ट्रेंथ है। रिलायंस आज सुबह से अगर आप देखें थोड़ा सा शुरू में फ्लैट था, तो एक बेस्ट ट्रेड जो शॉर्ट की थी ना, वो मिल चुकी है, याद रखिएगा। नाउ फ्रॉम 536 टू 344 वो थोड़ी स्लाइटली रिस्की ट्रेड है, याद रखिएगा। उसमें शॉर्ट्स पे ट्रैप होने के चांसेस हैं, क्योंकि 23,500 अभी भी पुट राइटर्स का बड़ा जोन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ट्रेड वही जो पैसा दे और ट्रेड वही जो कंफर्ट भी दे। सो एक आउटस्टैंडिंग वाली क्या है, प्लीज़ याद रखिएगा, आज एक्सपायरी डे है। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के कन्विक्शन आपको बहुत चीज़ दिखाई देंगे। 23,700 पे, 23,600 पे, 23,500 पे, नहीं 23,800 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। ये देखिए इंट्राडे में 23,600 में 2.5 करोड़ कॉल बिके हैं, कैन यू बिलीव। बट एक चीज़ होती है, अति किसी भी चीज़ की जो होती है ना, वो ट्रैप भी करती है। तो मैं हमेशा इस कार्यक्रम में आपको अलर्ट भी करता हूँ, थोड़ा अलर्ट भी रहिएगा। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, इन स्टैट्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, अब तक टोन निगेटिव ही है, बट ड्यूरिंग द डे अगर 23,620, 23,635 का जोन कट गया, लिख के रख लीजिएगा, तो एक कवरिंग आपको कहीं भी पहुँचा सकती है। बट इट्स 23,625, 635। जब तक नहीं हो रहा है तब तक डाउनसाइड प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि 94 लैक्स पुट बिकी हैं 23,500 पे विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 CR, बुक करता है एक बार के लिए। याद रखिएगा 23,550 से लेके 450 वो जोन थोड़ा ट्रैप होने के लिहाज से क्रिटिकल है। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक में क्लियर सेंस था। देखिए जब तक निफ्टी बैंक RS1 के नीचे परसिस्ट कर रहा है, कंप्लीटली सेल। कल 50,000 का कॉल राइटर भी बड़ा इत्मीनान से अगर आप देखें तो कॉल बेच के गया था।
और आप देखिए हमने रत्ती भर 50087 जब तक इसके नीचे हैं सेल कीजिए, सेल कीजिए, और हम सिंक हुए वहीं से, और हमने ऑलमोस्ट अपना जो बेस 1 और बेस 2 दोनों ही ट्रेजेक्टरीज को छू लिया है। जरा स्क्रीन पर रखिएगा, बेस 1 वॉज 49,440 और ऑलमोस्ट 267, और मैं फिर कह रहा हूँ 49,267 और 49,110 के बीच में एक बार के लिए अपनी शॉर्ट को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हम स्लाइटली ओवरसोल्ड भी हैं। बट याद रखिएगा 49,000 की पुट अभी भी साइजेबल ओआई होल्ड करती है। कल से लेके आज तक प्राइस डैमेज बहुत हो चुका है और 49,000 की पुट अभी भी साइजेबल ओआई होल्ड करती है। और एक और चीज़ है, इस बात को देखते हुए कि आपका एक बड़ा ही क्रिटिकल स्टॉक, और वो क्या है, रखिएगा HDFC बैंक को स्क्रीन पे। HDFC बैंक अब 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा ना जो है संभल के, शॉर्ट्स पे आपने कैपिटलाइज कर लिया है, बट अब इतना ड्यूरिंग द डे ओवरसोल्ड है ना कि पूछिए मत। सो मैं फिर कहूँगा पैसा वही, जो ट्रेड वही, जो कंफर्ट भी दे। अब ज़्यादा अगर आप देखें तो इस जोन में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं, एक बार के लिए शॉर्ट कवर करके, स्पेशली जो मैंने लेवल मेंशन किए हैं, बैठिएगा। नेक्टर साहब वो ले आइए ना जरा ऑप्शंस के स्टैट्स प्लीज़, मैं बहुत देर से उसकी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लेके आइए आप HDFC ये निफ्टी बैंक के लिए आउटस्टैंडिंग वाइज। ये देखिए 49,000 की पुट 12,64,000 का आउटस्टैंडिंग वाइज, ये मैं कह रहा था। प्रशांत हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। प्रशांत, एक मीनिंगफुल शॉट पे मीनिंगफुल पैसा बना आज, और आप देखिए इस वक्त शॉर्ट होल्डर्स की ग्रिप में है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट आज एक्सपायरी डे है, 23,500 एक सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करता है, 23,440 पे आपका 50 मेमा है, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडिसेस पे? जी, वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो 2 चीज़ें जो आपने कही, वो मेरे लिए स्टैंड आउट हो रही है, बहुत अहम रहेगी। वो ये रहेगी कि अ, हालाँकि मार्केट क्लियरली सेल ऑन राइज़ या सपोर्ट ब्रेकडाउन होने पे शॉर्ट करने के टेक्सचर में है। बट अब एक नर्वसनेस है, यानी हम एक 3-4 दिनों की मूव अगर इंडेक्स पे देखें, तो कोई डिसिसिव मूव नहीं आ रही। अप्रोच क्या होना चाहिए? मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, जो आपने कहा था कि अगर आप शॉर्ट हो, तो आपको ट्रेल करना होगा। हम अभी अगर स्पॉट प्राइस देखें 23,550, यानी हम 23,500 के काफ़ी नज़दीक जा रहे हैं। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर आप पोजिशनल प्लेयर हो, थोड़ा दूर रखिए, 23,650 100 पॉइंट दूर। बट अगर आपने एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से सेल किया हुआ है, आपका स्टॉप लॉस 23,600 23,605 के आसपास, यानी जस्ट 50 पॉइंट दूर होना चाहिए। कोई भी थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग या रिवर्सल आए, तो आपका शॉर्ट में प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। यहाँ पे फ्रेश पोजीशन डिप्लॉय करने के लिए मेरे लिए जो अहम लेवल होगा, वो स्पॉट में होगा 23,480, 23,480। ये लेवल अगर ब्रेक हो और इसके नीचे प्राइस अगर 10-15 मिनट भी सस्टेन करे, तो मुझे लग रहा है दोपहर में बिकवाली काफ़ी हावी हो सकती है, और अगर इसके नीचे क्लोज़ हो, तो पोजिशनल शॉर्ट्स भी कैरी करने चाहिए। तो मेक और ब्रेक लेवल होगा 23,480, 23,480 स्पॉट लेवल। अगर हम इसी के सामने बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी में जो रैली आई थी, वो क्यों आई थी? वो एचडीएफसी बैंक से आई थी। जो वीकनेस आ रही है, वो भी एचडीएफसी बैंक से आ रही है। हम अगर पिछले कुछ दिनों में देखें या हफ्तों में, तो आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारे एक वीक टू कंसोलिडेशन जोन में ही रहे। बट सिंगल हैंडेड एचडीएफसी बैंक ने पूरे इस इंडेक्स को संभाल के रखा था। अब वहाँ वीकनेस आने की वजह से, और हमने अगर एसबीआई को देखा, वहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। तो ओवरऑल यहाँ पे भी टेक्सचर खराब हो चुका है। अगर हम यहाँ देखें, तो यहाँ पे हम 200 दिनों के एवरेज के नीचे बहुत कंफर्टेबली नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर आप शॉर्ट हो, तो आप एक बहुत बेसिक लॉजिक यूज़ कर सकते हो, पोजिशनली कैरी कीजिए। फ्रेश शॉर्ट डिप्लॉय करने की ये जगह नहीं है। बट अगर आप शॉर्ट हो, अभी की जो प्राइस है करीबन 49,300 49,300 स्पॉट में होगी। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब होना चाहिए करीबन कल के क्लोजिंग के जस्ट नीचे, यानी मान के चलिए 49,650 700 के जस्ट ऊपर। यानी यहाँ से जस्ट 1% ऊपर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखिए एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स के लिए। फ्रेश शॉर्ट के लिए क्या करना होगा? एक रैली आनी चाहिए, जो करीबन 49,500 550 के ज़ोन तक आए। वहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन होता है, उसके बेसिस पे हम एक फ्रेश डिसीजन ले सकते हैं। दोनों ही इंडाइसेस सेल ऑन रैली के टेक्सचर में होंगे, और जैसा मैंने निफ्टी में कहा था कि अगर एक लोअर सपोर्ट 480 का ब्रेक हो जाए, 480 का, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली आ सकती है। तो पहली सलाह होगी, लॉन्ग्स मत रखिए, जैसा आपने शो की शुरुआत में कहा था, और शॉर्ट भी आपको बिल्कुल लेवल टू लेवल देख के प्लान करके डिप्लॉय करना है। ओके, चलिए ये बात हो गई इंडेक्स की, बट ताज़ा तरीन
प्रेशर मार्केट पे है, कोई दुराई नहीं है। अच्छा जरा HDFC बैंक का चार्ट लेके आइएगा प्लीज़। HDFC बैंक को देखते हैं कहाँ पे कैसे ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक एट 1666, ये समझ लीजिएगा कि अब 200 डे से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो लैंड है करीब 1676 पे, यानी करीब वहाँ से भी 10 रुपये नीचे। बहुत ही ओवरसोल्ड मार्केट। खैर अब एक काम करते हैं, क्लियर विजन जो है समझ लीजिएगा कि वो ज़्यादा अच्छा मिल रहा है स्टॉक्स पे, ठीक है ना। हालांकि एक बेस्ट जो ट्रेड था प्रशांत, क्या वो केमिकल्स में हो चाहे वो आपका FMCG में हो, सुबह मिल चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे मूव मिले। लुक एट HUL, ब्रिटानिया, कोलगेट, डाबर। अब आपकी नज़र कहाँ पे, 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके क्या होंगे? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे हमने कहा कि टेक्सचर सेल का है, तो 2 इक्वाली के ट्रेड होंगे, एक बाय साइड का ट्रेड होगा, जहाँ रिस्क थोड़ी कम नज़र आ रही है। फर्स्ट शॉर्ट ट्रेड होगा आईटीसी में। अगर हम देखें टेक्सचर क्लियरली सेल ऑन रैली का है और यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी हम ऑलमोस्ट 454, 455, 450, 455 जोन में स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इक्वाली करने की सलाह होगी। जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीबन 464, 464 पे रखेंगे। यहाँ से टारगेट होगा 435 से लेके 430, 435, 430। नेक्स्ट जो शॉर्ट डिप्लॉय करना होगा वो होगा HDFC AMC पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आया है और 200 दिनों के एवरेज के नीचे स्ट्रॉन्ग हैंड सेलिंग हो रही है, तो यहाँ बिग वाली की सलाह होगी। और आज का जो डे आया है करीबन 4080, 2% रिस्क यहाँ रखनी होगी। उसके ऊपर 4082 स्टॉप लॉस रख के बिग वाली करने की सलाह होगी। थोड़ी रैली आए तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो स्ट्रेट 3850 से लेके 3800, 3800 तक के होंगे। और जो एक बाय सेटअप नजर आ रहा है वो बाय कॉन में होगा। तो यहाँ अगर हम देखें एक प्रीवियस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ पे 373, 374 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 365 के नीचे बिलो 365 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी और टारगेट होगा 390, 390। ओके, 3 ट्रेड्स यहाँ पे हो गए, बट एक बार बताऊँ, हर चीज़ एक तरफ, HDFC बैंक की सेलिंग एक तरफ। क्या होता है ना कि निफ्टी बैंक पे जब हम बात करते हैं तो हम पुट राइटर्स को देखते हैं, कॉल राइटर्स के जोन को देखते हैं, एवरेजेस को देखते हैं, लेकिन HDFC बैंक की जहाँ तक सेलिंग का सवाल है, इसे कहेंगे आप अंधाधुंध सेलिंग, इनडिस्क्रिमिनेट, कोई लेवल नहीं जनाब। 200 डेमा के नीचे 13 रुपये नीचे आ चुका है और ये जो आप रोज़ बरोज़ 3500, 3600, 4000 करोड़ रुपए की सेलिंग देख रहे हैं ना, वो टारगेटेड है यहीं पर ही। अच्छा एक बार ICICI बैंक भी दिखाइएगा, ICICI बैंक, क्योंकि ICICI बैंक परसों तक यानी मंगलवार तक फिर भी ठीक था, स्ट्रॉन्ग था, स्टेबल था, लेकिन अब जनाब इनकी भी हालत ख़राब है। और ICICI बैंक पहली बार मेरे ख्याल से 7 दिसंबर 2023 के बाद इतनी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में गया है दैट बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल बैंक्स इन प्रॉब्लम। एक ब्रेक लेते हैं, काम करते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और इश्यूज़ पे। केमिकल के इन शेयरों में, SRF में, नवीन फ्लोरीन में आखिर इतनी तेज़ी क्या है, सडनली क्या चेंज हो गया, बात करेंगे यतिन के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से कार्यक्रम में और बात करते हैं अब केमिकल शेयरों की। जरा एक बार SRF रखिए स्क्रीन पे। नवीन फ्लोरीन को देखिए, करीब करीब 13-11% की, 10% की और 8% की, 9% की, तो ओपनिंग ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुई थी। आखिरकार बदला क्या है यहाँ पे? 3-4 दिन से हम शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर भी रहे हैं केमिकल्स में, लेकिन यतिन से बात करते हैं। यतिन, एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट है जिसके चलते SRF और नवीन में इतनी तेज़ी रही है आज? देखिए, जो फ्लोरोकेमिकल कंपनीज और रेफ्रिजरेंट गैस कंपनीज हैं आज फोकस में हैं, चाहे वो नवीन फ्लोरीन हो, SRF हो या गुजरात फ्लोरो हो, सभी के सभी शेयरों में अच्छा खासा तेज़ी का कारोबार देखने को मिल रहा है। रीज़न ये है कि US में जो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है रेफ्रिजरेंट गैस का, उन्होंने अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया है कि क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शंस और मांग बढ़ने के कारण एक सप्लाई शॉर्टेज सी बन गई है रेफ्रिजरेंट गैस के अंदर, और इसके कारण जो है रेफ्रिजरेंट गैस के दामों में लगभग 200% तक का एक शॉर्ट टर्म उछाल देखने को मिला है। अगर हम SRF की और नवीन फ्लोरीन की बात करें, जो R32 और R125 गैस की वैरायटी ये बनाते हैं, जो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में यूज़ होती हैं, इनकी मांग बढ़ने के कारण शायद आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इन कंपनी को फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर हम SRF की पर्टिकुलरली बात करें तो एक्विरस का जो नोट आया है उसके हिसाब से $1 अगर पर केजी दाम बढ़ता है तो जो रियलाइजेशंस हैं SRF के लिए लगभग 260 करोड़ रुपए से बढ़ते हुए नज़र पड़ सकते हैं।
और अगर हम नवीन फ्लोरिन की बात करें तो 77 करोड़ का एबिटा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र पड़ सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें कैपेसिटी की तो R32 रेफ्रिजरेशन जो गैस है इसकी कैपेसिटी लगभग 30,000 टन की है एसआरएफ के पास, और नवीन फ्लोरिन की जो एक्सपेंशन है उसके बाद कैपेसिटी लगभग 9,000 टन हो जाएगी। इसके अलावा एसआरएफ की 7,000 टन की कैपेसिटी है R125 गैस की भी। तो कहीं ना कहीं ये जो गैस कंपनियां हैं रेफ्रिजरेशन में उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है और जो लॉन्ग टर्म गैस प्राइसेस हैं ये अगर सस्टेनेबल बेसिस पे बढ़ते हुए नज़र पड़े तो शायद कंपनियों में और भी जो है अर्निंग्स अपग्रेड आने की गुंजाइश है, ऐसा इक्विरस का कहना है। लेकिन ये देखा जाएगा कितना सस्टेनेबल ये प्राइस हाइक आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट केंद्र है दोनों ही एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन के लिए। एसआरएफ का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये एसआरएफ का डेली चार्ट इस समय काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, लेकिन एक डबल बॉटम के करीब इसने एक साइन बनाए हैं यहाँ पर, और थोड़े से रिकवरी आपको टेक्निकल चार्ट पर यहाँ पर नजर आएगी। स्टॉक का नाम है एसआरएफ। यहाँ पर तेजी है, बिल्कुल ऐसी जगह पर यहाँ मेक और ब्रेक्स हो, लेकिन लगता है मेक हो जाएगी। केमिकल बास्केट में एसआरएफ की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कल अपना लास्ट डे एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज छुआ। अब अगर ये 2360-70 के ऊपर स्टेबल हो, सस्टेन करे, तो ये पॉसिबली एक आई थिंक तेजी दिखाएगा। दो बड़े यूएस मार्केट के एक्सपोर्टर्स एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन के पास बहुत बड़ी कैपेसिटीज R32 और R125 गैसेस की लगी हुई है। इक्विरियस के हिसाब से $1 प्रति केजी अगर R32 के दाम बढ़ते हैं तो ये एसआरएफ के एबिटा को 260 करोड़ से सुधारता है। पहले हमने एसआरएफ मेंशन किया था स्पॉटलाइट में, अब तब हमको ये नहीं पता था कि ऐसी न्यूज़ आ जाएगी कोई, लेकिन ये अब स्टॉक करीब करीब 10% ऊपर है। इसे कहते हैं बिल्कुल सही वक्त पर पकड़ना है एसआरएफ, और सुबह आपने भी सुना ही था, बाकी 13% ऊपर। बहुत संक्षेप में एसआरएफ पे आपका टेक प्रशांत, क्या भी रखते हैं इस वक्त एसआरएफ पर? जी वीर जी, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट आया। मुझे लग रहा है एक डिप आया यहाँ पे करीबन 2630-35 के आसपास, तो फ्रेश पोजीशन भी ली जा सकती है और एग्जिस्टिंग को ट्रेल करना एक सलाह। यहाँ पे मिडवे जंप नहीं करना चाहिए, एक डिप के लिए वेट करना चाहिए। चलिए, एक व्यू यहाँ पे ये भी हो गया। अब चलते हैं एक ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में और कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। Mogia Steel आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम है, और मैं आपसे वो एक बात कह रहा था कि किसी भी डायरेक्शन को, चाहे वो पोजिशनली हो चाहे वो इंट्राडे में, मत ओवर प्ले किया कीजिए। वो देखिए, मैं कह रहा था ना, मैं वो 23,600 की बिकी हुई कॉल देख के मेरे को लग रहा था कि एक पुल बैक आएगा। देखिए आई वो दोबारा एक बार स्ट्राइक सारी की सारी। कितनी कॉल बिकी थी वहाँ पे? 2.5 करोड़, 2.48 लाख, मुझे अच्छी तरीके से याद है। एक पुल बैक आया, और मेरे ख्याल से अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 635 के ऊपर टिक गया तो उस कॉलाइटर के पास उस पोजीशन को कवर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा लॉस पे। अब आप देखिए, वो 2.48 से घट के 1.99, यानी विद इन फ्रैक्शन ऑफ आई थिंक 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली 49 लाख शेयर घट गए। प्रशांत, अच्छा एक बार जरा निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 49,493। किसी भी डायरेक्शन को ओवर प्ले नहीं करना चाहिए, कभी भी याद रखिएगा। और एक बार जरा HDFC बैंक रखिए, क्योंकि अभी मैंने देखा चार्ट नहीं है, बट HDFC बैंक में एक पुल बैक आया, और पुल बैक यस 200 EMA की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ ये 23,600 से लेके 635 से 30 पॉइंट अगर बाइसेक्ट हो गए तो बाजार में ये सेशन एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग में तब्दील भी हो सकता है, याद रखिएगा, जब आप एक पहले कॉल राइटर को अच्छी तरीके से चैलेंज करें। तो खैर, इस विषय को छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे, और मेरा सेंस आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। प्रशांत, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? तो विनोद जी, यहाँ पे अगर इक्का लैब्स को देखा जाए तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी जो फेल हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये स्टॉक कमजोर हो सकता है, वीकनेस बढ़ सकती है। तो इसकी जो 1660 1660 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है करीबन 40 के आसपास ट्रेड कर रही है।
इसको करीबन 38 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छा लेवल होगा, 38 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 27.50, 27.50। यहाँ से टारगेट होगा 65, 65 और टारगेट 2 होगा 70, 70। ओके, तो यहाँ पे आपका इप्का लैब का 1660 का पुट ऑप्शन आपको लेना है, 41 पे ट्रेड कर रहा है। कोई और अगर ट्रेड, जैसे ये तो ऑप्शन ट्रेड हो गया, मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछूंगा आपसे प्रशांत, मान लीजिए बाजार में यहाँ से ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से एक पुल बैक आता है, वो स्टॉक जहाँ पे कॉल काफ़ी बिकी हुई हैं, वो स्टॉक्स जहाँ पे सब्सिट्यूशन शॉर्टिंग है, कवरिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाले कैंडिडेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर आपकी राय? क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस में सिर्फ HDFC बैंक पे फोकस करें? तो विनोद जी, मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक में और ओवरऑल बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है। तो HDFC बैंक जब तक फिर से 1700 की टेरिटरी को कैप्चर ना करे, 1700 यानी करीबन यहाँ से 1.5% दूर, तब तक मुझे लग रहा है पुल बैक को थोड़ा-सा शक की निगाह से देखना होगा। एक बार 1700 के ऊपर निकल के सस्टेन करे, तब आप डेफिनिटली पुल बैक को ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि हम फिर से एक बार 20 दिनों के एवरेज के ऊपर होंगे और वहाँ पे हम एक व्यू रख सकते हैं कि जो 200 दिनों के एवरेज के ऊपर होंगे और वहाँ व्यू रख सकते हैं कि 200 दिनों के एवरेज के नीचे जो शॉर्टिंग हुई है वो ट्रैप हो चुके हैं। तो मैं थोड़ा वेट करूँगा और 1700 के ऊपर ही एक व्यू चेंज करूँगा, तब तक मैं इसको वेट एंड वॉच पे रखूँगा। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर, इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। बहरहाल अब चलिए विषय को बदलते हैं और बात करते हैं आपको बाजार के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराने का। जी हाँ, बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो कि एक ग्रो और CNBC आवाज़ की एक पहल है। इस पहल में हम आपको बाजार से कुछ जुड़ी हुई बारीकियों से अवगत कराते हैं। इसी क्रम में इस हफ्ते CNBC आवाज़ के आशीष वर्मा ने प्रोफेशनल ट्रेडर मानस अरोड़ा से पंप एंड डंप स्कीम्स के बारे में बात की। क्या होता है ये, कैसे काम करता है ये, समझिए थोड़ा सा। एक अनजान ट्रेडर जो ट्रेडिंग स्कैम का शिकार होता है, उसे कई लीगल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, भले ही शुरुआत में विक्टिम था। बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? फाइनेंशियल रिस्क तो इतना है कि आप अगर जिस स्टॉक में कोई फंडामेंटल करेक्ट नहीं है या उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, वो डंप होने के बाद सालों तक ऊपर नहीं जाते और उनमें टोटली उन्हें लॉस होता है। लीगल रिस्क में तो शायद वो नहीं पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक स्टोरी फॉलो करी, एक स्टॉक। लीगल रिस्क तब आएगा जब वो भी इनमें शामिल हैं और पंप करने में, प्राइस में इन्वॉल्व हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्टॉक लेने में, वेयर उनकी मोटिव इज टोटली टू ट्रैप दूसरे इन्वेस्टर्स को। वहाँ लीगल रिस्क आ सकता है। लेकिन अगर कोई, मान लीजिए मैं हूँ और मैंने स्टोरी बिलीव करी और मैंने सीधा शेयर्स खरीद लिए, तो मेरा रिस्क सिर्फ फाइनेंशियल है।